सभी साथियों को जय अर्चव। और इस जो कमांडो ट्रेनिंग चल रहा है सुबह के सेशन में, और इस ट्रेनिंग में हमको ये अवसर जो मिला है आदरणीय रविकांत पांडे सर के द्वारा, जो मैं चाहता हूं सर के सम्मान में एक जोरदार ताली बजाया जाए, ताकि ये अवसर बड़ा भाग्य और सौभाग्य से मिलता है। तो हमको भी ये सुबह के सेशन में बोलने का मौका बड़ा सौभाग्य से मिला है और बहुत दिनों बाद मिला है। जैसा कि सर का आदेश है जीवनी के बारे में बताना, तो हमारी जीवनी 50% बड़े भाई के द्वारा आप लोग सुन ही चुके हैं, 50% हम उसमें जोड़ देते हैं। जैसा कि 95-96 की बात है सर, जी हम कक्षा 5 में पढ़ते थे उस समय, जी 94 में, और 96 में आते आते कक्षा 5 में शायद थे 5 में, और उस समय थोड़ा थोड़ा हमको जानकारी हुआ, होश हुआ, और 97 में जाते जाते सर हमने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। और जी उसी 97 में एक घटना घटती है कि हमारी माता जी का देहावसान हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। और हमारा गांव में घर रहता है, और हमारे पिताजी इस समय वहाँ रहते हैं जहाँ रहते थे जहाँ पर कि पीयूसी खुला है। उस समय एक खपरेल का छोटा सा घर रहता था। तो पिताजी यहाँ रहते थे कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो बुनाई का काम होता था, साड़ी बिनाई का काम होता था, इसलिए गांव में नहीं था, सारा कारोबार यही रोड पर था। सर आवाज जा रही है? जी जी क्लियर आ रही है सर आपकी बात। तो हम लोग गांव में रहते थे, तो जब माता जी नहीं रही तो पिताजी कहे कि गांव में हमारे लड़के लोग रहेंगे, बिगड़ जाएंगे। इसलिए हम लोग को पिताजी ले करके रोड पर चले आए, जैसे कि जहाँ पीयूसी है, तो वहाँ हम लोग रहने लगे। तो वहाँ एक खपरेल का घर था, फिर एक मड़ई का इंतजाम किया गया क्योंकि संख्या बढ़ गई, क्योंकि हम लोग 3 बहन 2 भाई भी वहाँ पर आ गए। अब पिताजी हम लोगों को ले देकर वहाँ पर अपना रहने लगे। इसी बीच में कक्षा 5 में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए सर, और 6 में जाते-जाते थोड़ा-सा ज्ञान बढ़ा। तो हमारे दिमाग में बस यही था कि हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम इतना पैसा कमाएँगे कि हमारे घर के जितने लोग हैं, जब तक लाइफ रहेगी, उनको हम अपने पैसे से खाना खिलाएँगे। उस समय की ये सोच थी। और सर जब साथ में गए तो धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे, और साथ में जाते-जाते सर थोड़ा-सा पैसे का अभाव पड़ने लगा, तो हमने लेबरई भी करना शुरू कर दी। फिर उसी दौरान एक डॉक्टर साहब के बच्चे को पढ़ाने का मौका मिला, चितईपुर में एक कंचनपुर एक जगह है, वहाँ उनके यहाँ हमने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया उनके बच्चे को। उसी समय वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनका अस्पताल भी था, तो फिर हमने उनके अस्पताल में इन्वॉल्व हो गया, और 8 साल तक डॉक्टरी सीखने का भी प्रयास किया। तो सन 98 में हमको 99 में लमसम वहाँ 8 से 900 रुपया मिलता था। जी जी इसी दौरान यहाँ जो है हमारे घर की स्थिति बिगड़ने लगी। सारे कारोबार पिताजी के बंद हो गए। भाई साहब भी उसी दौरान 98-99 में बॉम्बे चले गए थे। फिर आए घर पर, वो निराश सोए हुए थे। फिर हम बात किए, भैया कुछ काम वाम करिए, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो उनके सामने कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। बोले कि अरे यार हम करें तो करें क्या? तो वो पहले बचपन में ही हमारे जानकारी से पहले ही साइकिल बनाना सीख गए थे। तो हमको आया कि भैया आप साइकिल के मिस्त्री हैं, सामान-वामान का व्यवस्था कर दिया जाता है, तो आप दुकान खोल लीजिए रोड पर अपना घर की। तो उनको ये बात जमा, फिर हमको जब सैलरी मिला 8 साढ़े 800 रुपया उस समय हॉस्पिटल से, तो हम एक टूटही गुमटी का व्यवस्था किए, और इस तरह भाई साहब का भी काम चलने लगा और अपना भी काम चलने लगा। तो सन 99 में एक व्यक्ति गाँव के ही थे, वो एक व्यक्ति से मिलवाए, चाचा लगते थे। कह रहे यार चलो तुम अब 8 में आ गए हो, 8 में पढ़ रहे हो, इसी बीच में तुम्हारा बैंक में नौकरी लगवा देता हूँ। तो हमको बड़ा हँसी आया, और उस समय 8 में अभी भी मेरी लंबाई-चौड़ाई से हमको अभी-अभी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन मैं उस समय था, तो हम कहे कि इतना छोटा-सा मैं हूँ और अभी 8 में पढ़ रहा हूँ, नौकरी लगवाने की बात कर रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं। तो हमको फिर ले गए उस व्यक्ति से मिलवाए, और फिर हमको 4-5 ठो फार्म दिए और कहे इस पे नाम-गाँव लिखना है और पैसा ले आना है, इतने दिन में इतना बचत होगा और इतना पेमेंट होगा। हमने उसको सीखना शुरू कर दिया और उसमें माहिर हो गया।
यहाँ तक कि हर साल उसमें लेवल मेरा बढ़ता गया। तो क्योंकि अच्छा खासा पैसा आने लगा तो हमने लाइब्रेरी भी बंद कर दिया, ट्यूशन भी बंद कर दिया, हॉस्पिटल भी बंद कर दिया। पैसा इसमें ज़्यादा आने लगा और इसको करते-करते सहारा को करते-करते लगभग आज के डेट में हमको लगभग 22 साल हो गया और बड़ा अच्छा खासा पैसा आने लगा। उसी बीच में मिले उसी बीच में सन 2016 में आरसीएम घर पे आ चुका था, लेकिन मेरा प्रवेश उसमें नहीं था। एक दिन हमारे बड़े भाई रवि प्रकाश सत्य को मिले। रवि प्रकाश सत्य हमारे घर आते-जाते थे थोड़ा बहुत। हम ही से थोड़ा उनका बनता था और रवि प्रकाश सत्य को भी हम सहारा में जोड़ दिए थे और कई कंपनियों में हम लोग काम-वाम करके मतलब स्थिरता हो गई थी। तो एक दिन आए थे साइकिल बनाते समय, भैया अपना रवि प्रकाश सत्य को ये आरसीएम के बारे में बता चुके थे। उस समय हमारे पास बात नहीं आया। तो फिर हमको भी बताया गया उनके जाने के बाद। तो फिर 2-3 दिन मतलब भैया हमसे मतलब नहीं कहे कि जुड़ो या मत जुड़ो, मतलब कुछ बोले नहीं, एक बार कहे कि अरे यार जुड़ जाओ, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो हम कहे चलिए अच्छा ठीक है देखते हैं। पहले तो हम उन्हीं को समझाए कि अरे ये सब फालतू बकवास चीज़ है। सन 2003 में हम आरसीएम करके छोड़ दिए हैं, कुछ होता नहीं है। आप जो कर रहे हो वही बढ़िया है। सर आवाज़ जा रही है ना? यस यस सर। तो फिर रवि प्रकाश सत्य को जब बोला गया तो रवि प्रकाश सत्य बोले कि अरे भैया परेशान कर रहे हैं, उसमें जुड़ने के लिए कह रहे हैं। तो हम कह रहे यार फालतू बैठते हो, पेपर पढ़ते हो हमारे घर पर आके, आप जुड़ जाइए, इसमें क्या है? अगर जुड़ने के लिए कह रहे हैं, अगर सक्सेस हो गए तो बढ़िया है, नहीं तो इसमें जाता क्या है? तो फिर रवि प्रकाश सत्य प्रश्न तब रख दिए हमारे सामने कि नहीं साहब, जब आप जुड़ेंगे तभी हम जुड़ेंगे, क्योंकि आप जहाँ जाते हैं वहीं हम जाते हैं, हम अकेले कहीं कुछ नहीं करेंगे। तो हमारे दिमाग में आया कि हमको नाम लिखवा देने से अगर ये बंदा जुड़ जाता है, इनकी भलाई हो जाती है। हम ऑलरेडी 40 से 50 हज़ार महीना कमा रहे थे सहारा से। तो हमको बड़ा अपने अंदर वो था, ईगो भी था कि ये सब फालतू काम है, लेकिन हमको लगा कि रवि सत्य जी बेरोज़गार हैं, ये पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं लग रहा। हमको उनको ये भी सलाह दिया था कि भाई साहब इसको करो आरसीएम, जैसे ही नौकरी लगता है छोड़ देना। अभी जब तक फालतू है तब तक इसको करते रहिए। अगर सीख जाते हैं, अगर कुछ कमाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर छोड़ दीजिएगा। नाम लिखाने में जाता क्या है? तो फिर हम नाम लिखवाए। उसी दिन सुबह में फिर शाम को इनको टकरा के भैया से कहे अरे नाम लिखवा लीजिए, उनका तो हो गया, अब आपका कब हो? तो फिर हमसे रवि जी बिहान भर मिले स्कूल जाते समय, पढ़ाने जा रहे थे ट्यूशन वो भी, तो हमको बोले कि अरे आप अपना नाम लिखवा लिए क्या? हम कहा आप ही ने बोले थे कि अपना नाम लिखवा लीजिए तो हम लिखवा लेंगे। फिर हमने नाम लिखवा लिया, तो वो भी बिहान भर आके नाम लिखवा ले, चलिए अच्छा आप कह रहे हैं तो जुड़ जाते हैं। इस तरह हम लोग आरसीएम में मतलब जुड़ तो गए, लेकिन रवि प्रकाश सत्य सर काम करने लगे, उसके मास्टर भी हो गए, गुरु भी हो गए, लेकिन हमको आरसीएम समझ में नहीं आया। जब ये पेंडेमिक सिचुएशन पूरी दुनिया में आया, कोरोना 2020 में, तब उस समय 4-5 महीने के लिए ऑफिस बंद हो गई है और यहाँ तक कि घर से बाहर आना-जाना भी बंद हो गया, किसी से मिलना-जुलना। और हम पर डे घूमने वाले व्यक्ति, हमको घर में रहा ही नहीं जाता था। तो फिर सोचे कि अब क्या किया जाए? देखिए 4-5 महीने से इनकम भी बंद हो गई। उस समय भैया अपना दूसरे को अपना इनकम दिखाते थे मोबाइल में, मेरा इतना आया, मेरा इतना आया। तो हमको भी कुछ-कुछ होने लगा, तो फिर हम मतलब इस पर ध्यान देने लगे। ध्यान देते समय उसके साथ-साथ जैसे कि सहारा तो कर ही रहे थे, सहारा में आज भी करते हैं, उसके साथ एलआईसी भी हम करते थे। सारा चीज़ करते-करते हमने इसको किया, पार्ट टाइम में करते-करते देखा कि अब शुरुआत कर देना चाहिए। तो एक बार डॉक्टर विजय बहादुर सर आए थे, इस बार चाहते हैं सर उनके सम्मान में ताली बजा दिया जाए। क्योंकि उनका एक बात हमारे दिमाग में घर बना दिया। वो आए थे मीटिंग लेके गए तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जाते-जाते जब वो गाड़ी पर बैठ गए, जाते समय एक बार बोले, किसी दूसरे को बता रहे थे तो हम साइड में खड़ा होके सुन रहे थे। वो कह रहे थे अपने मतलब ऐसे शर्ट को पकड़ के बता रहे थे, सर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। यस यस सर, यस सर। ऐसे शर्ट को पकड़ के बोले कि देखो शर्ट पहन लिए, जूता पहन लिए और नमक, हल्दी, धनिया खा लिए। ये कोई आरसीएम थोड़ी है, ये आरसीएम सब लोग करता है।
तो वो बोले कि इसी चीज को आरसीएम कहती है। आरसीएम कोई नया चीज नहीं है, कोई मतलब कोई अजूबा टाइप का चीज नहीं है। आरसीएम कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। शर्ट पहन लिए और नमक खा लिए, हल्दी खा लिए, दाल खा लिए, जूता पहन लिए, पैंट पहन लिए, ये आरसीएम हो गया। तो हमको ये समझ में आया डॉक्टर साहब जाते जाते कह रहे हैं कि पैंट शर्ट पहन लिए और दाल चावल खा लिए, नमक खा लिए, ये आरसीएम हो गया। तो हमको फिर उससे हम विचार करने लगे, तो बहुत आसान काम है, तो हम किसी को बता सकते हैं। फिर उसमें हमारी रुचि लगने लगी सर। और इसी तरह जैसा कि बड़े भाई की बात थी, तो हमारा एक शुरू से ध्येय था कि हमने कभी भी अपने जैसे कि अभी सर बोले हैं, अभी पिताजी हमारे हैं। जी जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल, हम ये मिस्टेक भी हमसे हुआ पिताजी, है, माता जी नहीं रही। जी जी, तो पिताजी से ज्यादा हम अपने बड़े भाई को ही मानते थे, इसलिए कि पिताजी भाई अब उस ख्यालात के आदमी थे जो आज के युग में नहीं कुछ हुआ था। अब बड़े भाई हमारे हमसे बड़े थे, तो हम कहीं भी जाते थे आते थे तो हमसे सारी बात शेयर करते। आज बिल्कुल भी हम लोग दोनों लोग आपस में बहुत मतलब सारी बातों को शेयर करते हैं, जैसे दोस्त की तरह या बड़े भाई की तरह। तो बड़े भाई जो भी कह देते थे, इस बात को हम काटते नहीं थे। कभी भी कोई भी चीज़ कह देते थे, जैसे कभी-कभी ये होता था कि हम खूब ढाई क्रिच लगा के अगर हम ऑफ़िस की तरफ निकल लिए, गाड़ी स्टार्ट भी कर दिए, तो तो अगर हाथ दे दिए कि रुकिए, ऐसा है कि पहले ये काम करना है, तो हम वो दिशा मोड़ देते थे, तुरंत उनकी बात को मान लेते। और हमारे गार्जियन और जैसे कि रोक-टोक करने वाले पिताजी एकदम नॉर्मल व्यक्ति थे, हैं। और जो है कि पिताजी मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जैसे कि क्या सही है, क्या गलत, मतलब नहीं बताते, लेकिन बड़े भाई बताते हैं हमको कि ये सही है, ये गलत है। इसलिए उनकी सारी बातों को मैं मानता गया और आरसीएम में मानते-मानते भी यहाँ पहुँच गया। बस एक ही है कि आज तक ना पिताजी और ना तो हमारे बड़े भाई, हमने आज तक 22 साल 23 साल से जब से होश संभाला हूँ, उसके पहले की जो भी लाइफ रहा हो, तो जब से मैं कोई भी कार्य करता हूँ, तो दोनों लोग हमारे काम को कभी रोके और टोके नहीं। कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, ये काम कैसा है, ये काम गलत है। मतलब इतनी फैसिलिटी हमको दे दिए कि ये जो निर्णय लेगा, ये सही लेगा। और आज उसी का नतीजा है जो कि आज काम करने के बाद भी कोई अपने मन से काम भी कर दिया, तो वो फिर राय लेते हैं कि ये काम ऐसे-ऐसे किया, ताकि हम संशोधन कराते रहते हैं बीच-बीच में कि कहीं मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। आज भी बड़े भाई की देन है, जो कि आज आरसीएम में भी स्टार पिन है। और बड़े भाई ही नहीं है, वो हमारे कहिए तो पिता समान है, और लाइफ में जीवन की कड़ी में भी उनका बहुत बड़ा रोल है। और बड़े भाई का दर्जा पिता समान तो होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह हम सहारा में आए और इस समय आरसीएम में आए, इसी तरह बड़े भाई की वजह से। इसलिए आज मैं उनको कोटि-कोटि धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूँ, और उस चीज़ को मतलब शब्दों से बयाँ नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब हमको इसमें लाने के बाद हमको कितनी आनंद मिल रही है। तो सर जी, कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपना मेहनत करता जाए और आगे के संगत में बढ़े, अच्छे लोगों की संगत में रहे और उनकी बात को फ़ॉलो अप करे, तो नो डाउट वो कहीं भी अपना मतलब आगे बढ़ सकता है। जैसे कि जैसे कि हम लोगों को सभी साथियों को एक ये बात मान लेना चाहिए कि जिस काम को करने में अगर हमारा 1% या ₹1 का नुकसान नहीं है, तो उस काम को बहुत जल्दी से कर लेना चाहिए। जैसा कि पहले से भी इस बात को सुनाया गया है। तो बस यही हमारे दिमाग में आया कि इस काम को कर लेना चाहिए, और आज मैं जिसको भी बताने जाता हूँ, यही बात बताता हूँ कि अगर इसमें 1% का नुकसान है, तो भाई इसको ज्वाइन मत करिए। अगर लगता है कि आने वाले समय में लाभ मिल सकता है, उसको जोड़-घटा के हम लोग दूर तक थोड़ा दिखाते भी हैं, और लोग हम लोगों के साथ एक-एक लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और सर ज़्यादा समय हो गया है, लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि सत्य अपने लिए रखना पड़ेगा, प्रेम दूसरे के लिए रखना पड़ेगा, और दया सबके लिए रखना पड़ेगा। यही जीवन का व्याकरण है। इसी के साथ सर मैं अपने शब्दों को रोकूँगा। जय आरसीएम। बहुत बहुत शानदार सर, बहुत बहुत शानदार। शानदार सर, शानदार शानदार। वेलकम राम कुमार सर, शानदार थैंक यू सर, मेरे भाई, शानदार। थैंक यू। बहुत शानदार लास्ट आप प्रिपरेशन दिए। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट वाली लाइन राम सर आपने क्या कहा? सत्य सत्य अपने लिए रखना होगा, यानी हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना होगा। प्रेम दूसरे के लिए, कि हमारे दिल में जो जगह है, अपने लिए नहीं, हमेशा दूसरे के लिए बारे में सोचना चाहिए, दूसरे के लिए प्रेम रखना चाहिए, उससे रिश्ता नहीं रखना चाहिए। और दया सबके लिए,
मतलब कि जो भी रास्ते में कहीं जा रहा है, आपको कहीं गिरा पड़ा मिल गया या एक्सीडेंट हो गया या कोई, तो मतलब दया की दृष्टि जो है वो सबके लिए रखना चाहिए। और यही हमारे पूरे जीवन का व्याकरण है। जैसे हम लोग विद्यालय में व्याकरण पढ़े तो नौकरी के लिए या सब्जेक्ट वाइज पढ़े, तो इस तरह जीवन का व्याकरण ही जो तीनों शब्द हमने बताया यही है। शानदार शानदार, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत ही शानदार तरीके से कम समय में अपनी बातों को खूबसूरती से राम कुमार सर ने प्रेजेंट किया, और हमारे ख्याल से मुश्किल से केवल 15 से 20 मिनट में अपने पूरे स्टोरी को आपने बताया। और 2-3 पॉइंट को राम कुमार सर ने बहुत ही शानदार तरीके से लिए। पहला चीज तो ये लिए कि बड़े भाई का रोल इनके जिंदगी में एक पिता समान रहा। माताजी का साया बहुत पहले इनके ऊपर से और बड़े भाई आप दोनों लोगों के ऊपर से जो है नहीं रहा। पिताजी थे भी तो वो पुरानी सोच ख्यालात वाले, उनको नहीं मालूम था कि वर्तमान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नए युग से उनका कोई तकल्लुफ नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था। बड़े भाई ने लगातार गाइड किया, लगातार आपको सही रास्ता दिखाया, सही रास्ते पर आपको चलने के लिए प्रेरित किया, कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं। और आपने बड़े भाई की बातों को अक्षरशः नियमानुसार आपने फॉलो किया। इसके लिए भी आपको सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूरे सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि वास्तव में बड़ा भाई का कोई तोड़ नहीं होता। बड़ा भाई एक पिता तुल्य होता है और जिम्मेदार व्यक्ति होता है, बशर्ते अगर वो सिस्टम में है तब तो और भी ज्यादा वो जिम्मेदार होगा आपके करियर को लेकर के, क्योंकि अपलाइन हो गया वो सिस्टम में। तो लाइव स्टोरी मेरा देखो, अब अपलाइन हो गए वो। तो अब अपलाइन का मतलब वो कि अपलाइन वाला रोल भी बड़े भाई निभाएंगे, पिता वाला रोल भी बड़े भाई निभाएंगे, गुरु वाला रोल भी बड़े भाई निभाएंगे। तब तो उस स्थिति में कभी गलत रास्ता दिखाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दूसरी चीज राम कुमार सर ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि लॉकडाउन में जब मनी मार्केट के ऊपर पूरी तरीके से प्रभाव पड़ा, लोग न फील्ड में जाते थे न पैसा जमा करते थे और सारा इनकम एकदम रोड पे आ गया, जीरो हो गया या फिर कम हो गया। उस स्थिति में इन्होंने देखा कि शिव कुमार सर की इनकम कंटिन्यू लगातार आती चली गई और वो अपने डाउनलाइन अपने टीम के लोगों को इनकम दिखाते थे और राम कुमार सर देख करके हतप्रभ होते थे कि दुनिया का बंद है, इनका चालू है, जरूर इसमें कुछ स्पेशल चीज है। कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? नहीं ठीक है सर। आप ईयरफोन हाथ में लिए थे तो हमें लगा कुछ कहना चाह रहे हैं आप। तो दोस्तों, एक तो बड़ा भाई का मैसेज मिला हम लोगों को कि हमें बड़े भाई को एक गार्जियन के तौर पे देखना चाहिए। दूसरा, आज के राम कुमार सर के इस प्रोग्राम में हम लोगों को मैसेज मिला, संदेश मिला, सीख मिला, वो ये कि कोविड में जैसे राम कुमार सर की मनी मार्केट में जिस फाइनेंशियल कार्य वो कर रहे थे, उस काम में जब बिजनेस डाउन हुआ, उन्होंने इस बिजनेस को पकड़ा और आज इस बिजनेस के वो स्टार लीडरशिप अचीवर हैं। स्टार अचीवर, लीडरशिप अचीवर, पार्ट टाइम करते करते, पार्ट टाइम ही सर ना? जी सर, पार्ट टाइम करते करते राम कुमार सर ने लीडरशिप का पिन अचीव किया है। दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर अस। ये हम लोगों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि पार्ट टाइम लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, हम दूसरे काम में व्यस्त हैं, मुझे समझने का भी फुर्सत नहीं है, और उस पोजीशन पे भी इन्होंने सीखते हुए पार्ट टाइम 3.5 लाख बीवी को क्रॉस करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, राम कुमार सर के लिए एक बार मैं चाहूंगा हम लोग सब दिल खोल के माइक ओपन करके और जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर राम सर के लिए। सभी साथी जय